वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स के एग्जाम का पैटर्न। यूपीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम है 2023 वाला 14 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। आपका डेट आ चुकी है आपकी। और ये हम जो पेपर है देखने वाले हैं वर्ष 2022 का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा, जीएस का पेपर है ये, जो कि 12 जून वर्ष 2022 को आयोजित करवाया गया था। यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आयोग पूछता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, और आपको जब पढ़ना है तो आपको किस प्रकार के अप्रोच रखना है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी इनिशिएटिव को फॉलो करते हैं तो आप बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों को फॉलो करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लगातार आप सभी के लिए गाइडेंस भी देता रहता है, साथ ही साथ आपको इतना अच्छा कंटेंट देता है, बिल्कुल फ्री भी रहते हैं और कुछ पेड इनिशिएटिव भी चलते हैं। तो अगर आप फ्री वाले इनिशिएटिव से भी जुड़े हुए हैं किसी भी चैनल से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो या यूट्यूब पर किसी भी चैनल से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बैकअप चैनल 2.0, स्टडी फॉर एग्जाम या फिर ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन, आप किसी भी इनिशिएटिव को फॉलो कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो अच्छे से चीज़ों को देखकर और बिल्कुल निरंतर पढ़ते रहिए तो आप एग्ज़ाम एक बार में ही क्लियर कर लेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जो कंटेंट होता है उसको पढ़कर कई सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है और अभी आरओ का लेटेस्ट रिजल्ट आया है, आरओ 2021 का। अभी हाल ही में रिजल्ट जो है जारी किया गया और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप लगातार देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पर हम बस इस वीडियो में यही देखेंगे। कुछ साइंस के प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार के साइंस के प्रश्न आते हैं। इसके पहले भी हम कुछ पार्ट्स देख चुके हैं इसके, और जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से करंट अफेयर पूछा जाता है, और इसके अलावा इतिहास विषय भी देख चुके हैं और पॉलिटी का भी देख चुके हैं। तो आज हम साइंस देखने वाले हैं, बाकी बचा इकोनॉमिक्स को और देखेंगे। साइंस की कैसे प्रश्न आते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दो सूचियाँ दी गई हैं, इन सूचियों को सुमेलित करना है। एक सूची में दिया गया है पादप रोग और दूसरी में दिया गया है कारक, तो इनको सुमेलित करना है। यहाँ पर खट्टे नासर दिया गया है, गन्ने का लाल सड़न रोग किससे होता है, आलू का कृष्णकांत रोग किससे होता है और गेहूं का साहू रोग किससे होता है। और यही प्रश्न यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया है। आपका जो ऑफिशियल पेपर आता है वो दोनों माध्यम में होता है, अंग्रेजी माध्यम में भी होता है, हिंदी माध्यम में भी होता है, बाइलिंगुअल होता है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट भी आपको बाइलिंगुअल ही मिलता है, तो आप किसी भी माध्यम से हैं आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न आया है और ये आपको यहाँ पर ये बताया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से स्क्रीनशॉट लेकर आपको चीज़ें दिखाई गई हैं कि कैसे प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। लगभग जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था वर्ष 2022 का, ये 12 जून वाला, इसमें लगभग 120 से 125 प्रश्न सीधे तौर पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आए थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इनिशिएटिव चलते हैं। अब डायरेक्टली ऐसे कि जैसे जो पेड क्विज चलवाए जाते हैं या फिर क्विज चलवाए जाते हैं और टेस्ट सीरीज चलवाई जाती हैं, तो डायरेक्ट बिल्कुल एज इट इज प्रश्न आपको कई सारे देखने को मिले। उनके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दिए गए हैं, आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा और आज भी अगर कुछ होंगे तो आपको दिखाए जाएंगे। और इनडायरेक्टली ऐसे कि जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट होता है उससे ही पूछा जाता है, उससे प्रश्न फंस जाते हैं। आपको इतना सफिशिएंट कंटेंट दिया जाता है जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकें, जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे कि ये प्रश्न है तो इस प्रश्न से संबंधित कैसे आपको डेटा दिया गया था ये पूरा दिखाया गया है। नेम ऑफ डिसीज़ दी गई है और नेम ऑफ बैक्टीरिया दिया गया है कि किस बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज़ होती है। पोटैटो विल्ट डिसीज़ दी गई है, क्राउन गैल डिसीज़ दी गई है, ब्लैक रूट ऑफ कैबेज दिया गया है, तो कैंकर ऑफ सिट्रस दिया गया है। तो सारे यहाँ पर ये दिए गए हैं और यहीं से ये प्रश्न पूछ लिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जैसे कि ये है, ये क्विज आपको सॉल्व करवाए जाते हैं। आपको वीडियो तो लगातार वैसे भी हर एक जो भी चलता है इनिशिएटिव पेड ग्रुप चलते हैं उन पर वीडियो आपको लगातार फ्री मिलते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बीपीएससी हो या फिर आपका आरओ का एग्जाम हो या फिर यूपीपीएससी का एग्जाम हो। तो जो भी क्विज लगवाए जाते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, सभी पर वीडियो फ्री रहते हैं। अगर आप वीडियो भी लगातार फॉलो करते हैं यूट्यूब से तो भी आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। बस आपको निरंतर पढ़ना है और चीज़ों को अच्छे से देख कर चलना है। यहाँ पर जैसे कि ये क्विज आपको लगवाया गया था और ये प्रश्न यहाँ पर सीधे तौर पर पूछा गया है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना था, कौन सा ये जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब यहीं पर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पूछ लिया गया है। अ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी इस्टेब्लिश बाय। तो यहाँ पर ये प्रश्न सीधे तौर पर बना है यहाँ से। इसके बाद और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
ये प्रश्न जैसे सीधे तौर पर ये इतिहास का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये प्रश्न सीधे तौर पर इससे पूछा गया। SES के क्विज में आपको सॉल्व करवाया गया था कि 52 कहानियों वाले तूतीनामा की प्रसिद्ध फारसी श्रृंखला के लेखक कौन थे। नक्शबी इसके लेखक हैं। और आपका प्रश्न क्या पूछा गया एग्जाम में, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक सप्तमी का फारस में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका दिया गया। और ये नक्शबी, यहाँ पर ये उद्दीन नक्शबी ये दिया गया है ऑप्शन। तो यहाँ पर ये आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पर ये तो बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है, लेकिन बस प्रश्न लगभग वही है। अगर आपने इसको लगाया होगा तो आपसे ये बना होगा, जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा। और अगर आगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो भी अपनी इस प्रकार से अप्रोच रख सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है, इतिहास में आपको जो प्राचीन पुस्तकें हैं उनके लेखक पढ़कर जाना है। फिर यहाँ पर ये संविधान का प्रश्न है, ये हम देख चुके हैं प्रश्न पहले ही। और ये ज्वाइंट कमीशन वाला प्रश्न देख लिया। एक प्रश्न यहाँ पर ये है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा ज्वारीय शक्ति कहाँ से, किस तटीय क्षेत्र से उत्पादित की जाती है, ये आपको ये प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में। और ये आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट दिया गया है स्क्रीनशॉट लेकर। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की मदद से विद्युत उत्पादन ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। भारत में 8000 से 9000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की दो प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको कच्छ की खाड़ी तो दिया नहीं गया है, खंबात की खाड़ी दिया गया है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका पूर्व नाम कैम्बे की खाड़ी भी था, अर्थात गुजरात तटीय क्षेत्र। तो पूरा आपको डिटेल में सारा कुछ अच्छे से दिया जाता है, ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो। कैसा भी प्रश्न आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, आप इसको क्रैक कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा उद्देश्य यही होता है कि आपको हर तरीके के लिए तैयार करना, आपको आसान प्रश्नों के लिए भी तैयार करना, साथ ही साथ कठिन प्रश्न जो होते हैं कथन वाले पूछ लेते हैं और बहुत ही अलग से फैक्ट डालकर पूछ लेते हैं, तो आपको हर तरीके के लिए तैयार करना, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उद्देश्य होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको पेड ही चीज़ें खरीदने, आप पैसे ही देंगे तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। आपको सिर्फ एकमात्र चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही मिलेगा यूट्यूब पर, जो अपने सारे पेड इनिशिएटिव पर वीडियो बिल्कुल फ्री बनाता है। तो बिल्कुल आप फ्री में पढ़कर भी अच्छे से, अगर आप मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए आपको अपनी ये थिंकिंग नहीं रखनी है, या फिर ये सोच नहीं रखनी है कि आप बहुत ज़्यादा आप पैसे खर्च करेंगे तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो भी आप एग्जाम अच्छे से निकाल पाएंगे। इसके बाद ये प्रश्न यहाँ पर मैच द फॉलोइंग से फिर से आया है। लिस्ट दी गई है, एक पर्सन दिए गए हैं और एसोसिएट वर्ग दिया गया है। और ये पूरा यहाँ पर कंटेंट दिया गया है कि सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, कौन किससे संबंधित है, पूरा डिटेल में है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न ये है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है UPGK से। यहाँ पर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। कौन सा सही है, कथन बताना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, हरित क्रांति के बारे में। तो ये पूरा आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अगर आप फॉलो करेंगी चीज़ें सारी, तो आपसे ये प्रश्न भी आराम से बन जाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन बताई गई है, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये इंक्लूडेड था, ठीक है। और ये सबसे पहली जो स्टेज थी वहाँ पर कहाँ, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आया था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का चला था, प्रचलन रहा था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है। LBS के बारे में बताना है कि LBS का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर ये आपको दिया गया है, ये प्रश्न सीधे क्विज में आपको लगवाया गया था। द लीड बैंक स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या है, लीड बैंक स्कीम। और ये आपको कहाँ पर दिया गया है, लीड बैंक स्कीम, ये ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, अग्रणी बैंकिंग योजना, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये लीड बैंक योजना किसकी योजना है, RBI की योजना है, आपको एक क्विज लगवाया गया था। फिर यहाँ पर प्रश्न और देखते हैं, एक सेकेंड, ये प्रश्न हमने देख लिया। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया था। तो ये 1996 में पारित हुआ था, ये दिया गया है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में पारित हुआ था। इसी के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वनोपजों पर स्वामित्व प्रदान करने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है कंटेंट में। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो ये बायोमास एनर्जी सोर्स पर आपको पूरा दिया गया है।
ये कंपाइलेशन में आपको मिला होगा, या फिर आपने वीडियो भी देखा होगा, पापा वीडियो भी आप फॉलो करते होंगे तो वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिली होंगी। हर एक सब्जेक्ट का आपको पापा वीडियो तो जरूरी देखना है, उससे आप बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सेठ साहब को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? यहाँ पर दिया गया है बुंदेलखंड, मालवा, मारवाड़ या फिर मेवाड़। तो ये मारवाड़ के थे। यहाँ पर सीधे आपको दिया गया है शेरशाह सूरी की विजय अभियानों में बताया गया कि 1544 में 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव मारा गया, परंतु मालदेव के जो राजपूत सरदार थे जैता और कुंपा, इन्होंने अपनी वीरता से अफगानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। तो जैता और कुंपा के बारे में आप पूछ लिया गया, कहाँ के हैं? मारवाड़ के थे। ठीक है, और भी डिटेल दी गई है, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर कथन कारण से फिर से पूछा गया है। अभी कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, और ये पॉलिटी का प्रश्न है। 73वें संविधान संशोधन से पूछा गया है। 73वां 74वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो पढ़कर ही जाना है, लगातार हर वीडियो में आपको बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होते हैं, संविधान संशोधन होते हैं, एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है पॉलिटी की सेक्शन से, तो उसको जरूर पढ़ें, बिल्कुल स्किप ना करें। सारे पढ़कर नहीं जाना है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। और ये आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वीडियो में मिल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पीसीएस के दृष्टिकोण से, तो उसको पढ़ लें आप। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश से प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में किया गया था? और ये 1975 में कोई भी नहीं था, 1976 यहाँ पर होना चाहिए, प्रश्न में मिस्टेक थी। और कतरनिया घाट जो है ये 1976 में आया था। चंबल, रायपुर, किशनपुर ये कोई भी 1975 में नहीं थे। कतरनिया घाट 1976 था। ये प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाया गया है कि ये इस प्रकार से कभी कभी प्रश्न आयोग गलत भी पूछ लेता है और फिर चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम। ये प्रश्न है लिस्टिंग से, फिर लिस्ट दी गई है, 2 लिस्ट दी गई हैं और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है या फिर सही सुमेलित करके दिखाना है। रेजिडेंशियल एरिया नॉइज लेवल का कितना होना चाहिए, साइलेंट जोन में कितना होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना होना चाहिए और कॉमर्शियल एरिया में कितना होना चाहिए। और ये प्रश्न आपको यहाँ पर दिया भी गया है, ये लगवाया गया है, क्विज में लगवाया गया है सीधा कि कौन कौन सा जो नॉइज पॉल्यूशन है उसका लेवल कितना होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं आपको, तो आप इसका मिलान आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लिस्टिंग, अगर आप साइंस की लिस्टिंग वाला आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर भी आपको ये प्रश्न पूरा मिला होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कैसा पूछा गया है। ये प्रश्न जो है ये जनजातियों से प्रश्न पूछा गया है, ये हम देख चुके हैं पहले ही। यहाँ पर ये प्रश्न जो है ये भूगोल विषय का प्रश्न है और ये भी प्रश्न हम पहले देख चुके हैं भूगोल के सेक्शन में, ये प्रश्न भी देख चुके हैं। इसके बाद और कौन सा प्रश्न है साइंस से जो पूछा गया, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी से किसके थ्रू कन्वर्ट होती है? तो ये प्रश्न यहाँ पर आपको क्विज में लगवाया गया था। एक फोटोवोल्टिक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? एज इट इज प्रश्न पूछा गया, तो प्रकाश ऊर्जा जो है फोटोवोल्टिक सेल्स हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है भूगोल के विषय से, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्निया द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कथन दिए गए हैं और बोर्निया के बारे में पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। बोर्निया विश्व का 3रा सबसे बड़ा द्वीप है और सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये प्रश्न इतिहास विषय से है। देवता और देवता की पहचान, कौन से देवता किस विषय से संबंधित हैं या फिर उनकी क्या पहचान है, वो कौन सा शस्त्र धारण करते हैं, एक हिसाब से ये पूछा गया है कि शिव जी क्या लेते हैं, विष्णु जी के हाथ में क्या होता है, गणेश जी के हाथ में क्या होता है, सरस्वती जी के हाथ में क्या होता है। और ये प्रश्न आपको यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि ये शिव जी के हाथ में त्रिशूल होता है, ठीक है, और कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, सरस्वती जी तो हाथ में बीड़ा लिए रहती हैं, तो ये आप आराम से मिलान कर सकते थे। फिर यहाँ पर और प्रश्न देखते हैं। ये हमने प्रश्न देखा और यहाँ पर हमने सारे प्रश्नों को देख लिया लगभग। जो हमारा आज का जो वीडियो था ये था साइंस के दृष्टिकोण से, हमने साइंस के प्रश्न देखने थे। तो साइंस का एक प्रश्न यहाँ पर ये नॉइज पॉल्यूशन से पूछा गया। एक प्रश्न जो है आप चाहे पर्यावरण में ले लें या फिर उसमें ले लें, तो ये क्रांतियों से पूछा गया। ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएगा, साइंस में तो नहीं देखा जाएगा। फिर यहाँ पर एक प्रश्न रोग से पूछा गया था, जो हमने पहले प्रश्न देखा था, रोग पूछे गए थे, फसल और उनके रोग पूछे गए थे। तो इस प्रकार की चीज़ें आप बायो के सेक्शन से पढ़कर जाएँ,
जो फसल होती है, रोग होते हैं, विटामिन से प्रश्न कई बार पूछते हैं एग्जाम में। विटामिन से वर्ष 2021 का अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो विटामिन से 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो विटामिन को जरूर पढ़कर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके साथ ही हम और भी आगे देखते रहेंगे चीज़ों को कि कौन कौन से टॉपिक आपके साइंस के जो है विषय में इंपॉर्टेंट है और वो आपको जरूर पढ़कर जाना, उससे प्रश्न बनेगा। जैसे कि पॉलिटी में अभी तक हमने जो PYQ लगाया उससे एक चीज़ हमने स्पष्ट की कि PYQ के उसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर पे कि हर बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से प्रश्न बनता है, फंडामेंटल राइट से प्रश्न बनता है, फंडामेंटल ड्यूटीज से प्रश्न आता है, DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न पूछा जाता है, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं वही, तो उनको जरूर पढ़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और नोटिफिकेशन आजकल नहीं देता है यूट्यूब, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।